गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। इस एक घंटे बहुत सारी खबरें हैं जिस पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिसमें कहा गया है कि राजद्रोह के कानून को मजबूत करने की जरूरत है और इस पर राजद्रोह अपराध पर विधि आयोग का प्रस्ताव आया। राजद्रोह के अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए, न्यूनतम 3 साल से 7 साल की जेल के साथ इसे दंडनीय बनाया जाए। देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद। जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित तो नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित है। भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने में सोशल मीडिया की काफी भूमिका है। अक्सर विदेशी शक्तियों की मदद मिलती है। इसके लिए धारा 124A का लागू होना और भी जरूरी है। ये जो राजद्रोह का कानून है जिसे सेडिशन कहते हैं, आईपीसी की धारा 124A है और इस कानून को चुनौती दी गई थी और कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून जो है अंग्रेजों के जमाने का कानून है और इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कोई बात करते हैं, असंतुष्टि दिखाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर आपको राजद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मैक्सिमम सजा तो लाइफ है यानी आजीवन कारावास है और मिनिमम 3 साल की है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आईपीसी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी, राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार से पूछा था कि आपको अंग्रेजों का जमाने का कानून क्यों चाहिए। ये कानून अंग्रेजों ने अपने लिए लाए थे। वो कानून को वो स्वतंत्रता की जो आजादी का जो आंदोलन है उसको आवाज को दबाना चाहते थे। गांधी और पटेल जैसे नेताओं की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तो इसके पूरे राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस पर विचार कर रही है और आने वाला जो अभी मानसून सत्र होगा उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकता है, विचार विमर्श चल रहा है, ये केंद्र सरकार ने कहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 मई को टाल दी थी अगस्त के लिए। तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉ कमीशन है उसको भी सिफारिश की गई थी कि अपनी सिफारिशें दे इस पर। तो अपनी सिफारिशें अब केंद्र सरकार को सौंप दी है कानून मंत्रालय को लॉ कमीशन ने और सीधे तौर पर कहा है कि इस कानून को में कुछ बदलाव करके इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। इसको रद्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है वो देश के जो बाहरी ताकत खास तौर पर और जो कट्टरता जिस तरह से फैलाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए, उससे निपटने के लिए ये जरूरी है। लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी बनाई जानी चाहिए, ये भी कहा है। और कहा है कि इसमें बदलाव करके इस कानून को बनाया रखा जाए, ये उसकी सिफारिश है। और साथ साथ कहा गया है कि जो मिनिमम सजा 3 साल की पहले जो आईपीसी 124A में है उसको बढ़ाकर 7 साल की कर दी जाए। उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत में इस तरीके के हमले करता रहा है, मदद करता रहा है कट्टरपंथियों की। तो वो इस तरीके से लॉ कमीशन बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि भारत की में जो आंतरिक जो शांति बनाए रखने के लिए और अखंडता और इंटीग्रिटी को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि जो राजद्रोह का कानून है वो बरकरार रहे। हालांकि उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जो केदारनाथ के फैसले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ कोई भाषण देना या कोई बात बोलना या कोई बयान देना ही सेडिशन के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि कोई हिंसा को उकसावा करने के सबूत भी हो या हिंसा उकसी हो, उससे उकसी हो लोग, हिंसा हुई हो, ये तमाम चीजें हैं। तो लॉ कमीशन ने सिफारिश की है इसे रद्द न किया जाए। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। राहुल गांधी ने दावा किया, कांग्रेस अगले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम लोगों को सरप्राइज कर देंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। साथ ही कहा, मजबूत एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने रूस के साथ संबंधों पर कहा कि इस मामले पर बीजेपी सरकार की जो नीति है, बहुत कुछ हमारी नीति भी वही रहती है, क्योंकि रूस से भारत के पुराने दोस्ताने रिश्ते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस पर उन्होंने साफ किया कि 1947 के बाद के भारत में इतिहास में मैं पहला शख्स हूं जिस पर पहली ही दफा में ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कहा, संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है और बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है और समाज को बांटती है। I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and
I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own, without any, electoral math. Here's a question that just in. India's relationship with Russia has been controversial since the war in Ukraine began. How would Congress administration handle this relationship or the situation in Ukraine differently? I don't know if you like my answer, but I think similar to how the BJP would or did. We would be responding in a similar way to BJP. Yeah. Okay. Because we have sort of a relationship with the Russians that can't be denied. It is there. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं। राहुल इस समय अमेरिका में हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। कल भागवत ने कहा कि भारत विविधताओं का सम्मान करने वाला देश है। ये विदेशी आक्रमण से पहले से ही सनातन धर्म विविधताओं का सम्मान करने वाला धर्म रहा है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं। उसको भी हम महसूस करते हैं। पहलवानों के मुद्दे पर आज भी महापंचायत होगी, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होनी है और बाकी के फैसले वहीं लिए जाएंगे। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में कल पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि खाप नेता राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे। खाप पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो देश भर में लड़ाई लड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर बैठकें की जाएंगी। तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। 40 दिन से पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट, फिर दिल्ली पुलिस से होते हुए अब खाप पंचायतों तक पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सौरम गांव में पहलवानों के पक्ष में 500 से ज्यादा खाप चौधरी और किसान नेता इकट्ठे हुए। अपनी मान मर्यादा का सवाल, अपनी मान सबने एक सुर में कहा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक आंदोलन चलता रहेगा। इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे वे राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे। टाइम लिया जाएगा उनका बहुत जल्दी से। अगर फिर भी सरकार बैकफुट पर नहीं आती तो चलो देखो सा, एक तो बात है, कल को फेर है पंचायत, 4 तारीख में फेर है। ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का होगा। एक तरफ जहां पहलवानों को खाप पंचायतों और किसान नेताओं का साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोप झेल रहे बृजभूषण अपने तेवर तल्ख बनाए हुए हैं। बृजभूषण ने गुरुवार को कहा कि पहलवान बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। इस मामले में खेल मंत्री बहुत संभल कर मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई।
पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हालात हो गए। न पहलवान झुकने को तैयार हैं, न ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही चुप रह रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी पहलवानों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भारत सरकार को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और जो सामने आएगा क्या वो पहलवानों को स्वीकार होगा या बृजभूषण को स्वीकार होगा। तो ये मामला अभी फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरनगर में मोनू सिंह और दिल्ली में अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पहलवानों के समर्थन में कैंडल लाइट मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलवान अपनी लड़ाई न छोड़ें, जब तक इस केस में गिरफ्तारी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहलवानों से बात करने के लिए अपनी टीम भी भेजेंगे। मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लड़ाई छोड़ो मत। एक जिंदगी का लड़ाई है, सच का लड़ाई है, ऐसे नहीं चलता है। हम देखते हैं क्या डिसीजन हमारा रेसलर भाई बहन ने लेते हैं, उसके ऊपर हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। आज अभी हम इधर से मोमबत्ती जला के हम गांधी मूर्ति का पास जाएंगे। हमने एक हमारा एमपी टीम भेजा था पहले, हम बात भी किया उससे, हम फिर हमारा टीम भेजने के लिए तैयार है। किसी का ना किसी का तो somebody is to build the cat। राजस्थान की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए। उनमें से एक गहलोत ने कल 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। एनडीटीवी से बात करते हुए वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घोषणा को लेकर गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर गहलोत ने आनंद फानन में यह ऐलान किया, जबकि इसकी घोषणा तो 3 महीने पहले बजट में हो ही चुकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा की सफलता को कल देख करके, तो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की सभाएं करते हैं, आंगनवाड़ी के मजदूरों को लाकर, महिलाओं को ला करके, नरेगा के मजदूरों को एकत्रित करके जो सफलताओं दिखाने के लिए जो सभाएं करते हैं, कल उनकी आंखें चंधिया गई थी। इसलिए आनंद फानन में उन्होंने एक घोषणा की, करूँगा ऐसा बयान दिया। राजस्थान के लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले, और फिर रात को खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा तो वो पहले अपने बजट भाषण में भी कर चुके थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल रांची पहुंचे हैं। आज दोनों नेता झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। इससे पहले कल केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्र के अध्यादेश को लेकर बात हुई। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भरोसा दिया कि डीएमके इस मुद्दे पर हमारा साथ देगी। 12 जून को पटना में बीजेपी विरोधी दलों की प्रस्तावित बैठक में डीएमके प्रमुख स्टालिन की भागीदारी को लेकर संशय बरकरार है। उन्होंने ट्वीट कर आग्रह किया कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि 12 जून को लेकर कई नेताओं से सहमति ले ली गई है और बैठक की तारीख आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। गुरुवार को केजरीवाल स्टालिन से मिलने पहुंचे। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उन्हें स्टालिन का समर्थन चाहिए।
इसके पहले स्टालिन ने संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन किया। दरअसल डीएमके प्रमुख स्टालिन विपक्षी एकता की मजबूत कड़ी हैं। उनका दक्षिणी दुर्ग, इसलिए इस बात पर सबकी नजर है कि स्टालिन के आग्रह पर बीजेपी विरोधी दलों की बैठक की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं। इस बैठक के लिए नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को छोड़कर सभी गैर एनडीए दलों नेताओं को भाग लेने के लिए न्योता दिया है। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी राजनीति पर राजनीतिक प्रहार लगातार करते रहे, वो इसके पक्षधर हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने कोई अपनी परेशानी व्यक्त की है समय के और डेट के संबंध में, तो स्वाभाविक है हमारा सक्षम नेतृत्व है। विपक्षी दलों की जो गोलबंदी, जो बिहार मॉडल है कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता, उस लक्ष्य में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब तक जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के अनुसार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के अलावा तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वामपंथी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी ने भी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली की घोषणा तो की है, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया है। हमारा महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है और हमारे कार्यक्रम जिस दिन कार्य समिति हम लोग की हो रही थी, उसी दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार का दौरा आप करें और इस महासंपर्क अभियान में लगभग सहमति हमें प्राप्त हुई है कि उनका मिलेगा। अब डेट फिक्स होता है तो मैं बताऊंगा। जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। किसी को मना है आने से, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। 12 जून के बाद ही काफी वो लोग बता रहे हैं कि 12 जून के बाद ही एक्टिव होने दीजिए ना। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। फिलहाल महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि 12 जून को बैठक अपनी तय तारीख के अनुसार होगी। स्टालिन का कहना है कि वो अगर ना भी शामिल हो पाए तो डीएमके के नुमाइंदे रहेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उद्योग संघ सीआईआई के नए अध्यक्ष आर दिनेश ने कहा कि भारत 2030-31 तक $9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। बुधवार को एनडीटीवी से बातचीत में सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि अगले 10 साल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी बेहतर रह सकती है और 1947 तक भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उसकी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संकट के बीच 2022-2023 के दौरान भारत की ग्रोथ रेट अनुमान से कुछ बेहतर 7.2% रही। उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के नए अध्यक्ष आर दिनेश जीडीपी के इन आंकड़ों से उत्साहित हैं। गुरुवार को आर दिनेश ने एनडीटीवी से कहा कि अगर विकास की यही रफ्तार रही तो अगले 7 से 8 साल में भारत $9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है और अगले 25 साल में $40 ट्रिलियन की। अगर अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से आगे बढ़ती है तो इकोनॉमी की साइज क्या होगी 2030-31 तक? कोई आकलन है आपका? मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो 9 ट्रिलियन का हो सकता है 2030-2031 तक। यस। और 2047 तक 40 ट्रिलियन हो सकता है। $40 ट्रिलियन तक। सीआईआई के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 6.6% रही। सीआईआई का अनुमान है कि अगले 10 साल में अगर माहौल बेहतर रहे और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही तो अगले 10 साल में भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 7.8% तक रह सकती है। सीआईआई का आकलन है कि इस साल महंगाई दर 5% के नीचे रहेगी।
क्या आने वाले महीनों में सीआईआई को बढ़ी हुई रेपो रेट से राहत की उम्मीद है? एनडीटीवी के इस सवाल पर सीआईआई अध्यक्ष आर दिनेश ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सपेक्ट भी करेंगे, अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें रेपो रेट में भी कुछ राहत आपको इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट है? हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पोजीशन है, इन्फ्लेशन हैज़ टू कंटिन्यू टू रिमेन इन कंट्रोल। सो ऐसा होगा तो 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि हम ऐसा रेकमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो आरबीआई के टारगेट में रहे तो? गलत बात होगा, क्योंकि वी हैव टू फर्स्ट सी व्हाट हैपेंस इन द 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद जरूर एक्सपेक्टेशन आएगा कि रेपो रेट में कुछ राहत मिले। अभी नहीं। सीआईआई ने अर्थव्यवस्था में नए सुधार के लिए सरकार के सामने 8 प्रायोरिटी एजेंडा रखा है। इसमें श्रम, कृषि, पावर और भूमि से जुड़े फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, कम लागत पर फंड्स की सप्लाई और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के कोलोराडो में अमेरिकी वायुसेना अकादमी के एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन मंच पर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर गए। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें जल्दी से उठाया और फिर वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उन्हें कोई चोट नहीं आई। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि बाइडेन बिल्कुल ठीक। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति एक रेत से भरी एक छोटी सी बोरी से टक्कर खा के गिर गए। बाइडेन के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।